अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हाईवे मटेरियल्स का मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं वो दो ही तरह की चीजें हैं। मेनली यहाँ पे क्या है कि जैसे ये रोड होती है, इस रोड में मेन चीज क्या पड़ी होती है? एग्रीगेट पड़ा होता है इसमें मेनली। ठीक है, मेन क्या पड़ा होता है इसमें? एग्रीगेट पड़ा होता है। तो इसमें ये मटेरियल एग्रीगेट ही है हमारा। तो यहाँ पे मेन मटेरियल क्या है हमारा? एग्रीगेट। और दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पे होता है बिटुमेन। तो ये दो ही मटेरियल हैं हमारे जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एग्रीगेट और बिटुमेन के सारे टेस्ट, आईआरसी के रिकमेंडेशंस, वैल्यूज, वो सब, यही सब चीजें हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, बीएमसी में हम लोगों ने एग्रीगेट्स पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो वहां मैंने सारा प्रोसीजर बताया था एग्रीगेट का, हर एक चीज के बारे में। तो वो लेक्चर आप लोग प्लीज देख लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे क्या है कि वो चीज अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस एक ओवरव्यू अब दूंगा यहाँ पे एग्रीगेट का, और विटामिन के बारे में कंप्लीटली बता दूंगा। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्रीगेट वाला पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हाईवे मटेरियल्स एंड टेस्टिंग में देखो, सबसे पहले सबग्रेड को हम समझते हैं। सबग्रेड क्या है? तो सबग्रेड क्या है कि जो भी हमारा हाईवे होता है, रोड होती है, उसमें नीचे वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट, जैसे ये है यहाँ पे, मान लो ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा सबग्रेड होगा। ठीक है, अब ये सबग्रेड क्या करता है? ये लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है। जो आपका लोड होता है ना, मतलब जो आपको ऊपर से लोड पड़ रहा है वो यहाँ पे नीचे जमीन में ट्रांसफर कर देता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने कि ये क्या है? नेचुरल फाउंडेशन है या फिर फिल है, विच डायरेक्टली रिसीव्स द लोड्स फ्रॉम द पेमेंट। जो डायरेक्टली लोड लेता है कहाँ से? पेमेंट से, और फिर नीचे ट्रांसफर कर देता है। इसके फंक्शंस, इसके काम क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या क्या काम होता है इसका? इट शुड गिव एडिक्वेट सपोर्ट टू द पेमेंट। पेमेंट को एक प्रॉपर सपोर्ट ही दे दे। ठीक है, इसके ऊपर पेमेंट है, देखो ये वाला जो लेयर है यहाँ पे, ये सबग्रेड का है, इसके ऊपर में सारा पेमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर में पेमेंट है, ये जो है ये सारा पेमेंट है इसके ऊपर। तो उस पेमेंट को ये एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, यानी कि पेमेंट सेटल ना हो, नीचे ना जाए, धसे ना। ठीक है, सेटलमेंट ना हो, एक वो चीज। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका यहाँ पे, कि इट शुड possesses sufficient stability under adverse climatic and loading conditions। कि ये क्या हो? स्टेबल हो। स्टेबल कैसे हो? मान लो बहुत ज्यादा क्लाइमेट खराब होगा, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, तो ये टूटे ना, स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। वजन अगर ऊपर से पड़ रहा है तो उस वजन को सह सके। तो ये फंक्शंस इसके होते हैं हमारे सबग्रेड के। ये दो फंक्शंस होते हैं, हमने देख लिया। अब इसके बाद में सबग्रेड के ऊपर टेस्ट कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हमने ये चीज देख ली। देन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सबग्रेड के ऊपर टेस्ट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे है हमारा सबसे पहला प्लेट बियरिंग टेस्ट या फिर प्लेट लोड टेस्ट। ये प्लेट बियरिंग टेस्ट या फिर प्लेट लोड टेस्ट। तो इस टेस्ट में अब क्या है, ये प्लेट लोड टेस्ट हम कर चुके हैं अपने एग्रीगेट्स में, हमने कर लिया था, जो हमने बीएमसी में पढ़ा था वहां पे मैंने बता दिया था। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टेस्ट किया किस लिए जाता है। ये टेस्ट किया जाता है हमारे सॉइल सबग्रेड की पावर निकालने के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सपोर्टिंग पावर जो लिखा है ना यहाँ पे, सपोर्टिंग पावर ऑफ सॉइल सबग्रेड, इसका मतलब है कि हम क्या निकालते हैं? अपने सॉइल सबग्रेड की स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये चीज हमने बीएमसी में पढ़ी थी। नेक्स्ट उसके बाद में मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन ऑफ सॉइल्स। ये एक वैल्यू होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक मॉडुलस है। किसका मॉडुलस है? सॉइल सबग्रेड रिएक्शन का। सॉइल सबग्रेड रिएक्शन का ये मॉडुलस होता है, ये हमें यहाँ पे निकालना सीखना है। और ये निकाला जाता है किससे? इसी टेस्ट के थ्रू निकाला जाता है। तो ये के का वैल्यू है। इस के की वैल्यू को हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पिछले चैप्टर में, जो था हमारा पेमेंट डिजाइन वाला। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल्स। तो ये तीन चीजें निकालने के लिए हमारा प्लेट लोड टेस्ट या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट यूज होता है। अब यहाँ पे जो अपरेटस होता है आपका, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसा अपरेटस होता है। इस तरीके से यहाँ पे एक नीचे एक जैक यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये रहा। ठीक है, और ये वजन को सहता रहता है, यहाँ पे ऊपर से वेट लग रहा होता है और ये क्या होता है? सहता है उसको। तो इस तरह का हम जो है बीएमसी में कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे लगी होती हैं प्लेट्स, यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं, जो मैंने अभी आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लेट लगी होती है आपकी। ये प्लेट्स वजन सहती हैं। तो जो
प्लेट्स हैं इनका साइज क्या है, तो हमारे पास में होता है एक 75 mm, सॉरी 75 सेंटीमीटर, एक 60 सेंटीमीटर, एक 45 सेंटीमीटर, एक होता है 30 सेंटीमीटर। तो ये उन प्लेट्स का साइज है, उस apparatus में ये प्लेट्स का जो है साइज है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड प्लेट साइज हमारा कौन सा है, 75 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड प्लेट साइज है, लेकिन जो कॉमनली यूज किया जाता है वो 30 सेंटीमीटर वाला यूज किया जाता है, जो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ये है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, किसके यूनिट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अपने इसके यूनिट्स की बात कर रहा हूं, जो हमारा सॉइल सबग्रेड रिएक्शन का मॉडुलस है, इसकी यूनिट्स होती है हमारी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर न्यूटन पर एमएम क्यूब। ये यहाँ पे मैंने यूनिट्स भी मेंशन की हुई है। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये फॉर द प्री है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लेता है। ठीक है, अब ये जो के है यानी कि मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन जो है, इसको निकालते कैसे हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स में बनाया हुआ है। तो के हमारा क्या है, मॉडुलस है सॉइल सबग्रेड रिएक्शन का, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। और ये होता क्या है, ये देख लो, ये होता है प्रेशर सस्टेन्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, यानी कि प्रेशर जो वो झेल रहा है और एक यूनिट डिफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उसने कितने प्रेशर पे एक यूनिट का डिफॉर्मेशन दिया। कहने का मतलब है, मान लो ये मेरा नॉर्मल लेवल है, अभी ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये नॉर्मल लेवल है, एंड मान लो कि यहाँ पे मैंने 100 किलोग्राम का लोड लगाया, तो यहाँ ये जस्ट अ सेकंड, हाँ ये मेरी एक लाइन है, यहाँ पे मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, ये मैंने स्केलिंग कर ली है। सपोज ये 1 है, यहाँ पे ये 2, ये 3 ऐसे है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने 100 किलोग्राम का ऊपर से वजन लगाया था, तो इस पेमेंट में, इस नॉर्मल लोडिंग, ये जो नॉर्मल आपका लेवल है, इससे नीचे गया ही नहीं वो। अब मान लो मैंने थोड़ा सा वजन बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसको 170 कर दिया, 170 किलोग्राम। अब 170 करते ही ये यहाँ पे आ चुका है, तो यानी कि कितना नीचे हो गया है, ये यूनिट डिफॉर्मेशन हुआ है। ये क्या हुआ, यूनिट डिफॉर्मेशन हुआ। तो के का वैल्यू यही होता है, यानी कि कितना प्रेशर उसने ऊपर से जो लग रहा है वो सहा एक यूनिट डिफॉर्मेशन देने के लिए, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो सेम जैसे मेरा यहाँ पर डेफिनेशन है उसी की तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला है K इक्वल्स टू 0.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में है डेल्टा सेंटीमीटर। तो डेल्टा हमारा क्या है, ये है मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, वही जो मैं डिफ्लेक्शन की यहाँ पे बात बता रहा था, ये जो मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात बता रहा था, ये वही डिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा ऊपर जो लिखा है वो स्टैंडर्ड प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है, और हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, 0.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टायर प्रेशर है, ये हम इससे पहले वाले यानी कि पेमेंट डिजाइन के चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे सीख लिया अपना मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन कैसे निकालते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड टेस्ट है। अब देखो हमारा सबसे पहला टेस्ट आया कौन सा, प्लेट लोड टेस्ट आया है, सबसे पहला है प्लेट लोड टेस्ट या फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट, किसके लिए है, एग्रीगेट्स के लिए। देन हमारा दूसरा टेस्ट कौन सा है, अब यहाँ पे सीबीआर टेस्ट आप लोगों के सामने। सीबीआर टेस्ट यानी कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिवीजन तरह से करवा रहा हूँ। यहाँ पे है, ये किस लिए होता है, ये भी स्टेबिलिटी निकालने के लिए होता है सॉइल सबग्रेड की। ठीक है, ये भी किस लिए होता है, स्टेबिलिटी निकालने के लिए ही होता है। और ये जो मेथड है ये लेबोरेटरी मेथड भी है और फील्ड टेस्ट मेथड भी है, ये दोनों तरह का मेथड है, लेबोरेटरी भी और फील्ड टेस्ट भी, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद में अब यहाँ पे किया क्या जाता है कि यहाँ पे जो आप एग्रीगेट्स लेंगे वो 20 mm की सीव से पास हो जाने चाहिए, वही आप एग्रीगेट्स लेंगे जो 20 mm की सीव से पास हो जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मटेरियल पासिंग 20 mm सीव इज ओनली यूज्ड इन दिस टेस्ट। ठीक है, जो आपके एग्रीगेट्स 20 mm की सीव से पास हो जाएंगे उन्हीं को लेना है और किसी को नहीं लेना। फिर आगे देखो यहाँ पे, द टेस्ट इज मेंट फॉर सॉइल बट ऑल्सो कैरिड आउट ऑन सब बेस। वैसे तो ये जो है सॉइल के लिए होता है, लेकिन ये सब बेस के लिए भी काम किया जाता है इसको। ठीक है, तो हमारा सीबीआर टेस्ट में ये चीजें हैं मैंने यहाँ पे बता दी हैं। 20 mm, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही थी कि 20 mm की सीव से जो है पास होना चाहिए। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। सीबीआर वैल्यू हमने निकाली थी, सीबीआर वैल्यू एक निकाली जाती है, एक 2.5 mm डिफॉर्मेशन के लिए था, डिफॉर्मेशन होता 2.5 mm का। ये वाला मैंने टेस्ट आपको बताया था पेमेंट डिजाइन में, इससे पहले जो हमने पेमेंट डिजाइन चैप्टर किया उसमें बताया था, और एक था मेरे पास में 5.0 mm का डिफॉर्मेशन। तो ये दो डिफॉर्मेशंस थे।
इन दोनों डिफॉर्मेशन के लिए हम क्या देख रहे थे, लोडिंग देख रहे थे कि 2.5 mm का डिफॉर्मेशन कितना वजन ला देगा, एंड ऐसी 5 mm का डिफॉर्मेशन कितना वजन ला देगा। तो यहाँ पे P1/1370 इंटू 2.5 mm, तो यहाँ पे ये जो 1370 है ये क्या है आपका, ये किलोग्राम में वेट है, ये क्या है, स्टैंडर्ड वेट है। स्टैंडर्ड वेट है 2.5 mm का डिफॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीबीआर की वैल्यू अपनी एक निकाल ली थी, और हमने सीबीआर की कौन सी वैल्यू प्रेफर की थी, 2.5 mm डिफॉर्मेशन वाली ही सीबीआर की वैल्यू प्रेफर करनी है। आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे एग्रीगेट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो टेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट कौन से हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। सीधी सी बात है कि जो आपका पेमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जो आपका पेमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी एग्रीगेट्स की ही स्ट्रेंथ पे। अब ऐसा कारण क्यों है, देखो ये तो बहुत इजीली अंडरस्टूड है। ये आपका यहाँ पे सपोज पेमेंट है, ठीक है, और ऊपर से वजन लगेगा, व्हीकल्स चलते हैं, ट्रैफिक चलता है, तो ऊपर से वेट लगता है। मान लो यहाँ पे आपने जो एग्रीगेट्स आपके हैं वो एग्रीगेट्स आपके वीक हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है आपका पेमेंट भी स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वो सह नहीं पाएगा ऊपर से वेट। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ जो है हमारे पेमेंट का वो डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट पे। तो पहली चीज तो ये। अब इसमें एग्रीगेट्स के जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट हमारा टफनेस टेस्ट है। यहाँ पे इसमें हम सारे टेस्ट देखेंगे, जैसे टफनेस टेस्ट हो गया, उसके बाद में आपका हार्डनेस वाला टेस्ट हो गया, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट देखेंगे। जितने टेस्ट हमने एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट्स में किए थे, सारे टेस्ट यहाँ पे आएंगे, सेम टू सेम सारी वैल्यूज आएंगी। सब टेस्ट सेम है, सारे प्रोसीजर सेम है, सारी वैल्यूज सेम है। तो अब यहाँ पे देखो, पहला है टफनेस। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट। टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट द इंपैक्ट। ये मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया, इसीलिए कि टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट। अब यहाँ पे कौन सा आप डिवाइस यूज करते हैं, फिर मेथड यूज करते हैं, वो है एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट। ये यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, जो आपका स्पेसिमेन है, जो आप यानी कि एग्रीगेट्स आप लेंगे, वो 12.5 mm की सीव से पास कराएंगे सबसे पहले, और पास कराने के बाद में वो रुक जाने चाहिए 10 mm की सीव के ऊपर। ठीक है, 12.5 mm की सीव से वो पास हो जाए और रुक जाए कहां पे, जो 10 mm की सीव होगी वहां पे रुक जाए। मान लो ऊपर वाला सीव जो है वो 12.5 mm का है, ये रहा, और ये जो सीव है नीचे वाला ये 10 mm का है, ये रहा यहाँ पे, ये 10 mm है। तो यहां से एग्रीगेट्स क्या हो जाए, पास हो जाए, एंड यहाँ पे एग्रीगेट्स जो है क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए, ये रिटेन्ड हो गए। तो ये है, तो हमें यही एग्रीगेट्स लेने हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 3 लेयर्स लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे भी 3 लेयर्स होते हैं। एक सिलेंडर होता है हमारे पास में, एक सिलेंडर होगा, ऐसे एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स में एग्रीगेट्स को फिल करते हैं, पहला लेयर, दूसरा लेयर, एंड देन ये थर्ड लेयर में टॉप तक आ जाता है। तो 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स में फिल करते हैं। हर एक लेयर को 25 टाइम्स हम क्या करते हैं, टैंपिंग करते हैं। टैंपिंग यानी कि ऊपर से ऐसे ऐसे मारते हैं, उसमें टैंपिंग करते हैं। जो हमारा हैमर होता है उसका वजन होता है 14 किलोग्राम। जो हैमर ऊपर से छोड़ दिया जाता है ना, यहाँ से हैमर जो गिरेगा उसका वजन होता है 14 किलोग्राम। ठीक है, 14 किलोग्राम उसका वेट होता है। जो आपका फ्री फॉल होता है, यानी कि हैमर जहां से गिरेगा, यहां से, ये आपका, यहां से आपका हैमर गिर रहा है, तो ये आपका होता है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज है। तो ये भी हमने क्या किया है, पढ़ रखा है। अब होगा क्या, हैमर हमने गिराया, यहाँ पे हैमर गिर रहा है, थोड़ा सा क्रश हुआ एग्रीगेट, और अब ये जो आपका यहाँ पे क्या होगा, चूरे हो जाएंगे ना, क्रश हो जाएंगे थोड़े से। अब ये जो आपका है, इसको कह लो, चलो एक तरीके से रिजल्टेंट कह लो। अब इस रिजल्टेंट को मैं पास कराता हूं और एक सीव से जिसका साइज होता है 2.36 mm। ठीक है, इस एक सीव से मैं इसको क्या करा दूंगा, पास करा दूंगा। ठीक, अब यहां पे क्या करना है, तो जो वेट 2.36 mm, यानी कि जो रिजल्टेंट वाला वेट है, ये 2.36 mm की सीव को जब पास कर जाएगा, तो वो हम काउंट कर लें कि भैया कितना वजन था जो 2.36 mm की सीव को पास कर गया। बस पहले ये निकाल लेना, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, तो हमारे पास में आ जाएगी हमारे इम्पैक्ट की वैल्यू। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस हमारे क्या है, वियरिंग कोर्स के लिए 35% से कम होना चाहिए वेट। ठीक है, 35% से कम होना चाहिए, एंड बेस कोर्स के लिए 45% से कम होना चाहिए। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं।
इसके बाद में आप आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टेस्ट जो कि है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस, अब देखो यहां हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, या बच्चे साउंडनेस टेस्ट समझते नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। एक ना इंग्लिश में वर्ड होता है साउंड हेल्थ, साउंड हेल्थ यानी कि अच्छी सेहत। तो ये जो साउंड वर्ड है ऐसे ही समझ लो कि साउंडनेस टेस्ट वही सेहत वाला टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखते हैं हम कि जो आपका वेदर है यानी कि जो मौसम वगैरह, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको आपके एग्रीगेट्स कितना सह पा रहे हैं, ये साउंडनेस टेस्ट में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स टू वेदरिंग एक्शन, यानी कि जो हमारा वेदर होगा, चेंजेस इन वेदर है, उनको देखने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। अब साउंडनेस टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, या तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है। दोनों में से कोई भी एक सल्फेट सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। ठीक है, अब करते क्या है, मान लो मेरे पास में ये सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये मेरा सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये रहा। अब इस सल्फेट सॉल्यूशन में मैं अपने एग्रीगेट्स को डाल देता हूं। ये जो मेरे एग्रीगेट्स हैं इनको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सल्फेट सॉल्यूशन में एग्रीगेट्स को डाल दूं। और एक बार नहीं डालना है, 10 बार डालना है। एक बार नहीं डालना है, 10 बार डालना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकेशंस में, एवरेज वेट आफ्टर 10 साइकिल्स, 10 बार उसको डालना है हमें। तो यहाँ पे क्या है स्पेसिफिकेशन, सब आईआरसी के अकॉर्डिंग है ना, आईआरसी के अकॉर्डिंग है सब कुछ, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग है सब कुछ, कोड में दिया हुआ। तो वो ये कहते हैं कि भैया जब आप एग्रीगेट्स को 10 बार उसमें डालोगे, यानी कि एक बार डाला फिर निकाला, फिर डाला फिर निकाला, फिर डाला फिर निकाला, तो ऐसा टोटल 10 होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब आप सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो वजन अब आएगा वो 12% से कम आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो वजन अब आएगा वो 18% से कम आना चाहिए जब हम उसको किस में डालेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट में डालेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये वजन कौन सा है, ये वजन वो है जो गायब हो चुका है। मान लो मेरा कहने का मतलब है ये है कि 100 ग्राम आपका एग्रीगेट था और आपने 100 ग्राम के एग्रीगेट्स को सॉल्यूशन में डाला, कितनी बार, 10 बार डाला। अब आपने उसको बाहर निकाला, आपने बाहर निकालने के बाद वजन किया तो आपको पता चला कि भैया 12 ग्राम मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। जब आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो 12 ग्राम ही डिसॉल्व होना चाहिए, यानी कि बाकी कितना बचा, बाकी आपका बचा यहाँ पे 88 ग्राम। अब जो एग्रीगेट का रिमेनिंग वेट है वो 88 ग्राम होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ये है कहने का मतलब यहाँ पे। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे शेप टेस्ट। अब शेप टेस्ट में आ जाते हैं दो टेस्ट, एक होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स का टेस्ट और एक होता है इलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहले, जो बेटर शेप होती है वो हमारी एंगुलर शेप होती है, यानी कि एंगुलर शेप को प्रेफर करना है बिकॉज वो स्ट्रेंथ देगी, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट। अब ये क्या होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दो आपके टेस्ट हैं, एक है फ्लैकीनेस, एक है इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि लंबाई। तो इलोंगेशन इंडेक्स में आप अपनी क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, इस बात को याद रखना। तो वहां पे ग्रेटर डायमेंशन लिया जाता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ फॉर्मूले, ये जो डेफिनेशन, तो मैं इसके बारे में कह रहा था कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन की बात बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है लीस्ट डायमेंशन या फिर थिकनेस। तो लीस्ट डायमेंशन आपका ये वाला है, ये है आपका लीस्ट डायमेंशन, ये आपका लीस्ट डायमेंशन, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेटर डायमेंशन है। तो ग्रेटर डायमेंशन का इस्तेमाल यानी कि लंबाई का इस्तेमाल आपको करना है अपने इलोंगेशन इंडेक्स में, और आपका जो लीस्ट डायमेंशन है कि जो विड्थ है उसका इस्तेमाल आपको करना है फ्लैकीनेस इंडेक्स में। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, प्रॉपर डेफिनेशन ये कहती है कि परसेंटेज बाय वेट, यानी कि वो वजन परसेंटेज में होना चाहिए, वो वजन किसका वजन, एग्रीगेट पार्टिकल्स का वजन। ठीक है, एग्रीगेट पार्टिकल्स का वजन जिनका लीस्ट डायमेंशन, जिनका क्या लीस्ट डायमेंशन कम है, कितना कम है, 0.6 टाइम्स उनके मीन डायमेंशन से। तो एक बार और बता देता हूं, यहाँ पे फ्लैकीनेस इंडेक्स वो होता है, ये वो वजन होता है, परसेंटेज में निकाला जाता है वजन, ये वो वजन होता है, फ्लैकीनेस इंडेक्स वो वजन होता है जिन पार्टिकल्स का लीस्ट डायमेंशन 0.6 टाइम्स लीस्ट मीन डायमेंशन से कम होगा, यानी कि वही पार्टिकल्स लेने हैं। ठीक है,
सिलेक्टेड एग्रीगेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, सिलेक्टेड एग्रीगेट्स हैविंग लीस्ट डायमेंशन, और ये क्या है, इनका वेट करना है मुझे, यहाँ पे ये याद रखना है इनका वेट। वेट ऑफ, ये किससे कम होना चाहिए, 0.6 टाइम्स या फिर 0.6 इंटू मीन डायमेंशन। एंड मैंने ये निकालना सिखाया था अपने बीएमसी में, निकालना सिखाया था कि मीन डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट जो पर्पल से लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा कि ये टेस्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है उन्हीं के ऊपर जिनका साइज 6.3 mm से ज्यादा है। उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है, उन एग्रीगेट्स पे एप्लीकेबल होता है जिनका साइज 6.3 mm से ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि रोल्ड एग्रीगेट्स के लिए जो फ्लैकिनेस इंडेक्स की वैल्यू है, एफआई की जो वैल्यू है, वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक ये है, तो ये हम याद कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास में इलोंगेशन इंडेक्स। अब इलोंगेशन इंडेक्स में देखो, इसने कहा है कि परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल, सेम टू सेम वहां पे जो डेफिनेशन वहां पे बनी थी वही डेफिनेशन यहाँ पे है, वही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, बस चेंज क्या करना है, वैल्यूज को चेंज कर देना है। यहाँ पे इसने कहा है ग्रेटर डायमेंशन या फिर लेंथ, वहां पे उसने क्या कहा था, लीस्ट डायमेंशन या फिर विड्थ। वहां पे उसने क्या कहा था, 0.6 टाइम्स कहा था, इसने यहाँ पे क्या किया, उसको भी 3 टाइम्स कर दिया, इसने कर दिया 1.8 टाइम्स। लो जी, तो ये है। अब इसने आगे बताया कि रोड मटेरियल के लिए जो आपका इलोंगेशन इंडेक्स है वो 10 to 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पे भी 15% से ज्यादा नहीं था, यहाँ पे 10 to 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है। तो आपके शेप टेस्ट में जो दोनों टेस्ट आते हैं वो हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं अपना स्ट्रेंथ टेस्ट। अब ये स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ यानी कि कितना वेट वो सह सकता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ये टेस्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। तो ये टेस्ट होता है, देखो कैसे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड। तो ये क्या है, ये जो वजन लग रहा है उसको रेजिस्ट करता है। कैसे किया जाता है, डन बाय एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट से किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट से किया जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो टेस्ट आपका है उस टेस्ट में कौन सा अपरेटस यूज होता है, कौन सी मशीन यूज होती है, वो जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एग्रीगेट है वो 2.5 mm की सीव से पास होना चाहिए और रुक जाना चाहिए 10 mm की सीव पे। ठीक है, सिर्फ वही लिया जाएगा, 2.5 mm की सीव से पास हो जाए और रुक जाए 10 mm की सीव पे, वही लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपकी 3 लेयर्स बनाई जाएंगी, एक मोल्ड होगा उसमें 3 लेयर्स बनाएंगे। हर लेयर को 25 बार हमें क्या करना है, टेम्परिंग करनी है। कितने से टेम्परिंग करनी है, उसका डायमीटर कितना है टेम्पिंग रोड का, 1.6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होगा टेम्पिंग रोड का। कितनी ऊंचाई से गिराएंगे, हम गिराएंगे 45 या फिर 60, 45 से लेके 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से उसको गिराना है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, नीचे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसा अभी ऊपर आया था ना एक इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, वैसा ही है सेम टू सेम यहाँ पे भी। बस यहाँ पे अंतर क्या रहा, यहाँ पे अंतर ये रहा कि 45 to 60 सेंटीमीटर ये फ्री फॉल की ज्यादा है। ठीक है, यही डिफरेंस है। जो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका आएगा क्रश करते 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 जाने के बाद में, उसको पास करना है 2.36 mm की सीव से, जैसे वहां पे पास किया था, और वो वेट यहाँ पे हम लेंगे, फिर अपॉन में टोटल वेट इनटू 100। लो जी, इस तरीके से आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी सभी को क्लियर होगा, क्योंकि सबने पढ़ रखा है, बीएमसी में सबने पढ़ लिया था, बीएमसी पढ़ने का हमें यही फायदा हुआ यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो आईआरसी का रिकमेंडेशंस क्या है, यानी कि आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहता है कि एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू है वो बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो 45% से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज उसने बताई है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये है हमारा, ये हम याद कर लेंगे। देन अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा हो गया, अब है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या था, इस हार्डनेस टेस्ट में हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस टू अबरेशन देखा था। अबरेशन क्या होता है, देखो ये अबरेशन, आप स्क्रैच करके देखना,
सरफेस होगा उसको स्क्रैच करो आप, ठीक है, एग्रीगेट्स की सरफेस को स्क्रैच करो आप। जब स्क्रैच करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में नीचे नहीं करना चाहिए या फिर टूट करके नीचे नहीं करना चाहिए। तो कितना वो आपकी स्क्रैचिंग को रेजिस्ट कर रहा है, वो आपका अब्रेशन है यहाँ पे, या रेजिस्टेंस टू अब्रेशन है, ठीक है। अब्रेशन वही है आपका स्क्रैचिंग, टूट करके नीचे गिर जाना। तो यहाँ पे जो आपके अब्रेशन के टेस्ट होते हैं वो 3 टेस्ट होते हैं। वो 3 टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपके पास में आता है यहाँ पे लॉस एंजेलिस अब्रेशन वैल्यू टेस्ट, फिर आता है डेवियल एब्रेशन टेस्ट, देन उसके बाद में आता है डोरी एब्रेशन टेस्ट। ये 3 एब्रेशन टेस्ट होते हैं। हमें पढ़ना कौन सा है? हम यहाँ पे लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन नाम बाकी के भी याद रखेंगे, ठीक है। लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट को हमें पढ़ना है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक होता है डेवियल एब्रेशन टेस्ट, एक होता है हमारा डोरी एब्रेशन टेस्ट, ठीक। अब लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट को देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट। इसमें है हमारे जो स्पेसिमेन है, यानी कि जो एग्रीगेट्स आप लेंगे, वजन जो आप एग्रीगेट्स का लेंगे वो 5 से 10 किलो लेंगे, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। उसको आप घुमाएंगे 30 से 33 आरपीएम पे, यानी कि रोटेशन पर मिनट। इस आरपीएम का मतलब क्या है? इस आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, यानी कि 30 से 35 चक्कर एक मिनट में 30 से 35 बार घुमा देना है उसको हमें। आप लोगों को अगर याद भी होगा तो इसके लिए मैंने एक फिगर लास्ट टाइम अटैच किया था। फिगर कैसा था? इस तरह का एक नीला रंग का डिवाइस था, ऐसा गोल गोल ड्रम था, ठीक है। यहाँ पे हम उसको खोलते थे ढक्कन को, ऐसा ढक्कन था, और यहाँ से हम एग्रीगेट्स को डाल देते थे अंदर, और इसको हम घुमाया करते थे। ये घूमता था ऐसे। तो यही है, इसी से हम निकालते हैं लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट की वैल्यू। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 30 से 33 तो नॉर्मली है, ये तो लेते ही हैं हम, लेकिन मान लो कि जो आपका एग्रीगेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो उस केस में उसका ग्रेडिंग अगर बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5,000 से लेकर के 1,000, या ये उल्टा हो गया, 5,000 से 1,000, यानी कि 1,000 से 5,000, ये आपका रेवोल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है उसके बाद में, वैल्यू को कैसे निकालेंगे आप? तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉस एंजेलिस की वैल्यू निकालने के लिए। तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग, यानी कि अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये घुमाने के बाद वो सारा एग्रीगेट जो 1.7 mm की सीव को पास कर जाएगा, उसका हम वेट कर लेंगे। फिर वो वेट जो है हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऊपर में, और उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? इंटू 100 कर देंगे ना, तो हमें यहाँ पे लॉस एंजेलिस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे आईआरसी जो है, इंडियन रोड कांग्रेस, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट से आप कुछ भी बनाना है, तो आपके लॉस एंजेलिस की जो वैल्यू है वो 16% से ज्यादा ना हो। ये चीज उसने कही है कि अगर आपको अपना सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करना है तो लॉस एंजेलिस की वैल्यू 16% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड उसने क्या कहा कि आपको अगर सरफेस, ये बिटुमिनस मिक्स जो है ना, ये बिटुमिनस मिक्स क्या है, देखो ये रोड है आपका, ये आपको रोड, इसमें लेयर्स होती है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका सरफेस कोर्स। तो इसी की वो बात कर रहा है, सरफेस कोर्स जो है आपका, उसके लिए लॉस एंजेलिस की वैल्यू 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे नीचे जो बेस कोर्स होगा यहाँ पे, ये जो आपका बेस कोर्स होगा, यहाँ पे 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपना आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके रोड एग्रीगेट्स की, जो आपके क्या है, रोड एग्रीगेट्स जो हैं आपके अच्छे वाले, जो रोड एग्रीगेट्स होते हैं जो आपको यूज करना है, गुड क्वालिटी के जो रोड एग्रीगेट्स हैं, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर के 2.9 के बीच में होता है, या 2.6 से लेकर के 2.9 के बीच में होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया है। ऐसी जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, यानी कि वो एग्रीगेट्स कितना वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वो 0.6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से? 0.6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही है। देन उसके बाद में आता है हमारा एंगुलर नंबर। अब ये एंगुलर नंबर देखो, एंगुलर नंबर क्या है? एंगुलर नंबर देखो, फोर एग्रीगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर एग्रीगेट, एग्रीगेट के लिए ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है एग्रीगेट्स के लिए? क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है वो वॉइड्स जो है एक्सेस में, ये मेजर करता है वो वॉइड्स जो ज्यादा है, ठीक है। एग्रीगेट्स में ये वो वॉइड्स को मेजर करता है जो ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? यहाँ पे उसने दिया हुआ है
33% से ज्यादा है। ठीक है, आपका एक वॉइड रेशो होता है, एक आपका वॉइड रेशो होता है। मान लो ये आपके ऐसे एग्रीगेट्स हैं यहाँ पे, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मान लो कि ये आपके जो है एग्रीगेट्स हैं ऐसे, तो ये जो आप यहाँ पे स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये है आपका वॉइड। तो टोटल वॉइड्स कितने होते हैं, उनका एक वॉइड रेशो निकाला जाता है। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि एग्रीगेट में ये मेजर करता है वो वॉइड्स जो ज्यादा होते हैं 33% वॉइड रेशो से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप सभी को। तो एंगुलरिटी नंबर निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला है यहाँ पे, ये देखो 67 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो आपका वॉल्यूम है, ये जो आपका सब है, ये जो वॉल्यूम है आपका, ये इसका परसेंटेज निकालो, ये जो आपका सॉलिड वॉल्यूम है। देखो अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा बहुतों को कि सॉलिड वॉल्यूम का क्या मतलब है। ये देखो, मान लो मैं इन एग्रीगेट्स को एक डब्बे में रख देता हूँ। मान लो कि मेरा एक डब्बा था, ठीक है, इस ये सब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना एक। अब इस वॉल्यूम में दो वॉल्यूम इंक्लूडेड है, कौन कौन से, सॉलिड का भी वॉल्यूम है एंड एयर का भी वॉल्यूम है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हवा है यहाँ पे, ये जो वॉइड्स है, इनमें एयर भी तो है ना। तो हमें सिर्फ ये सॉलिड का वॉल्यूम लेना है। ये सॉलिड वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो ये उसने हमें कहा है यहाँ पे परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको निकालने का और तरीका भी है, क्या है तरीका, वो देखो यहाँ पे 67 माइनस 100 इंटू डब्ल्यू अपॉन सी जी, ऐसे कर सकते हैं। अब ये सी क्या है, जी क्या है, वो देख लो, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। डब्ल्यू आपका होता है मीन वेट। मीन वेट किसका, एग्रीगेट्स का, जो सिलेंडर में आपके मीन वेट्स है वो, और वो ग्राम में होता है, ये मेंशन किया हुआ है मैंने, ग्राम में होता है, वो ऊपर ले लो। अपॉन में सी यानी कि सेंटर, सॉरी अपॉन में जो आपका सी है यहाँ पे, ये जो सी आप देख रहे हैं, ये है आपका वेट ऑफ वाटर। किसका वेट, उस वाटर का वेट जो आप इस पूरे सिलेंडर को ऊपर से फिल कर देंगे, सारा का सारा फिल कर देंगे, ये भी ग्राम में लिया जाता है। और ये जो जी है आपका, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट्स का। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने अभी देखा था 2.6 से 2.9 के बीच होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको सिर्फ एंगुलरिटी नंबर या फिर एंगुलर नंबर की डेफिनेशन समझ लेनी है। एक ये वाला फॉर्मूला जो है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, उसके बाद ज्यादा नहीं, ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा था यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं इसके बाद में। यहाँ पे कुछ हमारे रिकमेंडेशन है, मैंने नोट करके लिखे हुए हैं। रिकमेंडेशन में हमारा, द हायर द नंबर मोर एंगुलर इज द एग्रीगेट। यानी कि एंगुलरिटी नंबर जितना ज्यादा होगा, एंगुलरिटी नंबर जितना ज्यादा होगा, आपका एंगुलर उतना ही होगा एग्रीगेट, यानी कि नुकीला टाइप का, रफ जो है उतना ही होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के लिए जब आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो जो आपका एंगुलरिटी नंबर है वो 0 से लेके 11 के बीच होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने रेंज जो है मेंशन की है, द नंबर शुड बी इन बिटवीन 0 to 11, ये मैंने एक लिखा है। उसके बाद है नेक्स्ट, एंगुलरिटी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन, यहाँ पे नेक्स्ट है, जो आपका एंगुलरिटी नंबर है वो हम होल नंबर्स के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, किसके टर्म्स में लिखते हैं, होल नंबर के टर्म्स में। सपोज करो कि आपका एंगुलरिटी नंबर 7.9 आया, तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको 8 बना देंगे। नियरेस्ट आपका होल नंबर क्या है, 8, ये कर देंगे, बस ये है आपका। अब इसके बाद में आता है बिटुमिन एडेशन टेस्ट, ये भी एग्रीगेट्स के बारे में। अब ये आप वर्ड से समझ सकते हैं, बिटुमिन एडेशन। बिटुमिन एडेशन यानी कि एडेशन क्या होता है, एडेसिव फोर्सेस होते हैं, जो चिपकने वाले फोर्सेस होते हैं। तो बिटुमिन एडेशन यानी कि बिटुमिन से कितना चिपक सकता है आपका एग्रीगेट, वो टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो उसमें क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एडहेरिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमिन विद एग्रीगेट। बिटुमिन एडिशन टेस्ट क्या बताता है, ये बताता है एडहेरिंग कैपेसिटी यानी कि चिपकने वाली कितनी ताकत है, कितना चिपक सकता है बिटुमिन से, ये आपका यहाँ पे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं यूज, इसके लिए हम स्टैटिक इमर्शन टेस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, बहुत सिंपल सा नाम है, इमर्शन टेस्ट यूज करते हैं। अब ये होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे आपका एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर होते हैं एग्रीगेट्स। ठीक है, इन एग्रीगेट्स को मैं एक और दूसरे बॉक्स में डाल देता हूं, जिसमें आपका बिटुमिन होता है। और ये जो बिटुमिन है, ये हम गर्म करके रखते हैं, थोड़ा सा गर्म करके रखते हैं इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे इमर्ज्ड इन वाटर बाथ। एग्रीगेट्स को हम उसमें डाल देते हैं बिटुमिन में। टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस, और 24 घंटे तक डाल करके रखते हैं। ठीक है, 24 घंटे तक डाल करके रखते हैं।
ये है। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिपिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब स्ट्रिपिंग वैल्यू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्ट्रिपिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपका बिटुमेन एडिशन के अंदर ही है। ये स्ट्रिपिंग वैल्यू ही आपको बताती है कि कितना अच्छे से चिपकेगा। तो ये स्ट्रिपिंग वैल्यू क्या है? ये देखो, ये रेशो होता है अनकवर्ड एरिया का। यानी कि ये जो आपको पूरा पूरा एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट के ऊपर आपका यहाँ पे बिटुमेन कितना कवर हुआ है। तो जो बच जाएगा हिस्सा, सिर्फ वो एरिया ऊपर लेंगे, अपॉन में डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से एग्रीगेट का जो होगा, और परसेंटेज में निकाल देंगे। ये आपका स्ट्रिपिंग वैल्यू है। बस ये होता है आपका। यहां तक टेस्ट कंप्लीट हो गए सारे एग्रीगेट्स के। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है बिटुमिनस मटेरियल्स के बारे में, या फिर बिटुमिन